हेलो गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको इसका फेयर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो अभिक्रियाएं कब होती हैं? अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अर्थात जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वे कुछ न कुछ एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं परिवर्तन। हाँ, तो जैसे परिवर्तन, प्रत्येक पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है भौतिक, दूसरा है रासायनिक। वैसे तो परिवर्तन बहुत होते हैं लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके बाहरी रूप में बदलाव होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे कि अगर हम बाइक नई खरीद के ले आएँ और उसे घाम में रख दें, धूप में रख दें, तो क्या होता है, वो एक हफ्ते अगर लगातार उसे धूप में रखते हैं तो उसका हल्का हल्का जो रंग होता है, ब्राइटनेस होती है, जो उसकी चमक होती है, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। तो इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अर्थात बाहरी रूप, उसका बाहर का जो रूप होता है उसमें, उसके रंग में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे अभी हम बर्फ़ फ्रीज से निकाल कर उसे बाहर रख दें तो बर्फ़ का क्या होता है? बाहरी रूप बदलने लगता है, जैसे कि वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाने लगता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हाँ, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके आंतरिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थात उसको जब हम उपयोग करते हैं तो वो हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे अगर आप एक कागज़ ले लीजिए और उसे जला दीजिए। क्या करिए? कागज़ ले लीजिए और उसे जला दीजिए। जब आप कागज़ को जला देते हैं तो बताइए, उस जो कागज़ जल जाता है तो उसका राख बनता है। तो क्या उस राख से आप फिर पुनः कागज़ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो इसी प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग बाइक में पेट्रोल डालते हैं और जब उसे चलाते हैं और चलाने के बाद जब सारा पेट्रोल उसका समाप्त हो जाता है तो क्या हम फिर उस धुएं से पेट्रोल को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि वो तो धुआं के रूप में उड़ गया ना। तो इसलिए इसी प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो फिर से एक बार, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके बाहरी रूप, रंग, आकार में बदलाव हो जाए, उसे भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ़ का जल बनना, जल से वाष्प बनना, लेकिन इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जल को हम लेकर फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर पुनः ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद वो ठोस अवस्था में अर्थात बर्फ़ के रूप में आ जाएगा। तो इसी प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को एक और चीज़ नाम से जानते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि यह एक सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय, अर्थात जिसे पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सके। लेकिन सामान्यता होती है, हमेशा नहीं होती, हमेशा नहीं होती। जैसे कि आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि अगर हम लोग दूध ले लें और दूध में नींबू थोड़ा सा गाड़ दें और उससे वो दही बन जाता है, तो क्या बताइए, फिर दही से हम लोग दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो इसी प्रकार से यह केवल सामान्यतः होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, हमेशा नहीं होता ना। दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, क्या पनीर से हम पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन तो कहा गया है लेकिन सामान्यतः कहा गया है, हमेशा के लिए नहीं है ना। जैसे मोम का पिघलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है और ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन भी है, क्योंकि जब मोम केवल पिघलेगी तो उसके जो अंदर की डोरी लगी होती है वो पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं उसी आकार में। लेकिन अगर वही मोम का जलना हो जाए तो उस
परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने है, जैसे मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, साबुन का बनाना रासायनिक परिवर्तन। हाँ, तो जो जैसे कि और ये इसमें भौतिक परिवर्तन में दूध से दही का बनना, दूध से दही बन रहा है लेकिन उसे पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो इसे भौतिक परिवर्तन भी कहेंगे, लेकिन इन दोनों को हम रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हमेशा क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ। तो देखिए जैसे ये दूध से दही बना, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन भी है, क्योंकि यह उत्क्रमणीय अपक्रिया के अंतर्गत आ सकता है लेकिन नहीं होगा। तो दूध से दही बनना ये भौतिक है, क्योंकि इसके बाहरी रूप में बदलाव हुआ। पहले ये दूध था, एकदम सफ़ेद था, जब दही बना तो इसका रंग हल्का लाल लाल हो जाता है ना। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन तो हुआ, क्योंकि इसका रूप आकार बाहर बदल गया। और यह एक रासायनिक परिवर्तन भी है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन का एक विशेष गुण होता है, जब वह बनता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो रासायनिक परिवर्तन में याद रखिए एक नया पदार्थ हमेशा बनेगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरी चीज़, भौतिक परिवर्तन को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन को सामान्यतः अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जब मोम जल जाएगा तो उससे हम पुनः मोम नहीं प्राप्त कर सकते, कागज़ जल जाएगा तो उससे हम पुनः कागज़ नहीं प्राप्त कर सकते, अगर हमने भोजन खाया है तो वह पच जाएगा तो पुनः हम फिर भोजन उससे नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ना। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है ना, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। जैसा कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को हम लोग एक ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ज्वलनशील गैस है ये, और ऑक्सीजन उसे जलने में सहायक करता है। सोचिए, ऑक्सीजन ज्वलनशील है और हाइड्रोजन ज्वलनशील है, जबकि ऑक्सीजन उसे जलने में सहायक करती है, और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये निर्माण कर देते हैं किसका? जल का। सोचिए, ये जलने वाला था और ये जलने में इसकी सहायता करती थी, और दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे कहते हैं जल। सोचिए कितनी अजीब बात है ना। इसी प्रकार से देखिए, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जब दोनों मिल जाता है तो बन जाता है हाइड्रोजन क्लोरीन, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। तो इस प्रकार से आपको यह रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, मतलब इसे हम कितने रूप से दर्शा सकते हैं। किस पर बढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। तो ये किस प्रकार से हो सकता है? जैसा कि पहला हो सकता है आपका अवस्था में परिवर्तन है। किस में? अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने जब आपस में मिलाया तो क्या बन गया? जल। तो इसका अवस्था बदला कि नहीं? पहले ये दोनों गैस थे, और जब दोनों गैस आपस में मिल गए तो इन्होंने जल का निर्माण किया, और वह गया जल, और जो कि इसकी अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। आया समझ में बात? दूसरा चीज़ होता है रंग में परिवर्तन। जैसा कि आपको हमने बताया, रंग में परिवर्तन जैसे
अभी हमने एक कागज़, ये सफ़ेद कागज़ है, और इसमें हम आग लगा कर जला दें, आग लगा के जला दें, तो इसका रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अर्थात रंग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। पहले एकदम सफ़ेद कोरा कागज़ था, लेकिन अब क्या हुआ? ये काला हो गया, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, तो इसके रंग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। आया? तीसरा आपका होता है तापमान में परिवर्तन। तो तापमान क्या है? जैसा कि जब हमने दूध में नींबू को गारा था और नींबू गारते ही वह फट गया, अर्थात उसके तापमान में कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ, इसलिए वह दही का रूप ले लिया। तो इस परिवर्तन को तापमान परिवर्तन कहते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से चौथा कॉन्सेप्ट है गैस का निकलना या उत्सर्जन। गैस का निकलना, आप एक अभिक्रिया जानते होंगे, आप इससे पहले पढ़े होंगे कहीं पर भी, जिसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपण या ऊष्मी क्षेपण अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकलती है ना, तो उसमें कहते हैं गैस का निकलना ना। या ये देख लीजिए, कागज़ को जब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसी को कहते हैं गैस का निकलना, उत्सर्जन होना, उत्सर्जित हो जाता है ना। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के भाग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के भाग, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, ये भी तो हमें जानना है ना, किस किस के कारण होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के भाग ये दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला अभिकारक। कौन सा? पहला अभिकारक। जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। मतलब अभिकारक का एक दूसरा नाम भी हम लोग क्या कह सकते हैं? अभिकर्मक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। सर ऐसे नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल दीजिए। तो आइए आपको एग्जाम्पल भी देते हैं, आगे चलते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है, तो देखिए, जो हम समीकरण लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका, जैसा ये देखिए समीकरण लिखे हैं ना, Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2 और एरो NaCl2, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो तीर के पीछे वाला साइड होता है, तीर के पीछे वाले साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए लिखा भी है, नोट डाउन किया है। तो तीर के पीछे वाले अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को, अर्थात बाएं तरफ को अभिकारक कहा जाता है। और उसके जो दाएं तरफ नया पदार्थ बनता है, उसे हम कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल या क्रियाफल। क्या क्या कहते हैं? उत्पाद, प्रतिफल या क्रियाफल। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल ये देखिए आपके सामने है। जैसे 2H2 प्लस O2 हमने आपको पीछे दिखाया था, वो था तीर के पीछे वाला, तो ये तीर के पीछे वाला था, तो ये क्या हुआ? अभिकारक। फिर H2 प्लस Cl2 पीछे आपको एग्जाम्पल दिखाया था, तो ये आपका क्या हो गया? अभिकारक। हाँ, तो आपको इतना समझ में आया होगा। आइए चलते हैं उत्पाद। दूसरा इसमें जो भाग लेता है वो क्या होता है? उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहते हैं? तो अभिकारक के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक दिखा देते हैं, जैसे ये मिला H2 और ये मिला O2, दोनों मिलकर आपका बनाते क्या हैं? 2H2O। क्या बनाते हैं? 2H2O। तो देखिए, हमने आपको क्या कहा? तीर के पीछे जो होता है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक।
लेकिन तीर के सामने जो होता है अर्थात दाएं साइड में जो होता है उसे कहते हैं उत्पाद। उत्पाद या प्रतिफल या क्रियाफल। अर्थात तीर के पीछे अर्थात बाएं साइड को अभिकारक और दाहिने वाले साइड को उत्पाद कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। आइए चलते हैं रासायनिक समीकरण। अगर आपको इसका फेयर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं बच्चों जब हम शब्दों को अर्थात शब्द जब लिखा जाता है उसको हटाकर उसे हम सूत्र या प्रतीक द्वारा व्यक्त कर देते हैं, लिख देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, तो जब हम शब्दों के स्थान पर उनके सूत्रों और प्रतीकों का प्रयोग करके लिख देते हैं तो इस तरह के समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जब सोडियम को क्लोरीन, तो देखिए ये शब्द है आपका, सोडियम क्या है? शब्द है। उसके बाद क्लोरीन ये क्या है? शब्द है। से क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड ये देखिए आपका शब्द है। तो सोडियम को हम लोग अब सूत्र के रूप में लिखेंगे तो Na, क्लोरीन को सूत्र के रूप में लिखेंगे तो Cl2, और जब दोनों को आपस में गर्म कर देंगे तो आपका बन गया सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl2। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आपका क्या बन गया? NaCl2। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो आपका बन जाता है जल। और अभी हमने बताया तीर के बाएं वाले साइड को अभिकारक, तीर के दाएं वाले साइड को उत्पाद। अगर अब भी आप न समझे हों तो ऐसे समझिए, आप जिससे खाना खाते हैं, आप जिससे खाना अर्थात भोजन करते हैं उस वाले हाथ को कहते हैं उत्पाद अर्थात प्रतिफल या क्रियाफल। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है, अर्थात खाने के बाद आपको ऊर्जा मिलती है, प्रतिफल। अर्थात जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, आप उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि रिजल्ट आए, हमने कितना अंक अर्जित किया, तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं। क्रियाफल अर्थात जैसा आपने कर्म किया वैसा आपने फल पाया। अब ये है अभिकारक, जो दोनों पदार्थ आपस में मिले उससे जो बना वो उत्पाद, और जो दोनों मिल रहे थे उसे अभिकारक आ गया होगा। अब चलते हैं क्या? समीकरण के प्रकार। तो समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, हमने लिखा है पहला संतुलित समीकरण। कौन सा समीकरण? संतुलित समीकरण। और दूसरा है असंतुलित। अब बात आती है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जैसा कि ये आपका अभिकारक दोनों है और ये आपका उत्पाद है। अगर अभिकारक में परमाणु की संख्या बराबर हो, किसकी संख्या? परमाणु। किसकी संख्या? परमाणु की संख्या। और उत्पाद में भी अगर परमाणु की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं या संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, जब अभिकारक के दोनों तरफ परमाणु, अभिकारक में जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, अगर उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है और उससे बनने वाले जो उत्पाद हैं उनकी भी संख्या बराबर है, तो इस क्रिया को ही हम लोग संतुलित समीकरण या संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो संतुलित की आइए परिभाषा देखते हैं क्या होता है संतुलित समीकरण की। तो चलिए देखते हैं। जैसे ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक का परमाणु, अभी हमने बताया अभिकारक का, और बनने वाले उत्पाद का परमाणु दोनों बराबर हो तो संतुलित समीकरण कहलाते हैं।
आया आपको? जैसा एग्जाम्पल हमने दिया, ये देखिए H2 + O2 मिलकर बना H2O। तो इसमें 2 से गुणा किए, इसमें 2 से गुणा किए, दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। देखिए जैसे कि 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हुआ, और यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हुआ। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो देखिए 2 का इसमें गुणा है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ बराबर हुआ। इसी प्रकार ये देखिए कार्बन + O2 मिलकर CO2 बना। देखिए 1 कार्बन तो 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, परमाणु बराबर हुआ। आगे देखिए सोडियम और क्लोरीन, तो ये सोडियम Na + क्लोरीन Cl2, दोनों मिलकर क्या बना, सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ भी Cl2 2 है और यहाँ भी है, यहाँ भी सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए आगे क्या है, जैसे कि Mg एक हमने संतुलित नहीं किया है आपको समझाने के लिए। जैसे कि आपका है क्या, Mg मैग्नीशियम, तो क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर हमने बनाया MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हमने संतुलित नहीं किया है, तो आइए संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर 1, तो इसे संतुलित करने के लिए हमें 2 चाहिए। अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दें, क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें, और यहाँ भी तब 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो चुका था, तो मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला था, तो इसलिए 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 2। तो देखिए यहाँ भी मैग्नीशियम 2, यहाँ भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो इसी प्रकार से संतुलित हुआ। तो संतुलित करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब लाइक कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री नोट्स अवेलेबल होंगे। आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, आपको तुरंत आपके नंबर पर फ्री व्हाट्सअप फेयर मिल जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं अगला, असंतुलित। तो असंतुलित को कैसे परिभाषित करेंगे, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, असंतुलित। तो आप समझ सकते हैं, जस्ट उल्टा है संतुलित। संतुलित में क्या था, अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु दोनों बराबर होते थे। संतुलित में क्या था, अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु दोनों बराबर होते थे। लेकिन वही जस्ट उल्टा असंतुलित में ना अभिकारक के परमाणु बराबर होंगे, ना ही उत्पाद के परमाणु बराबर होंगे, अर्थात दोनों तरफ बराबर नहीं होंगे। इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। ये है Mg + O2, जैसा कि पीछे हमने आपको लिया था। तो MgO2 को हमने मिला, देखिए MgO, बताइए संतुलित है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु, यहाँ पर 2, असंतुलित हुआ कि नहीं, तो यही है। अब जैसे यहाँ पर H2 और ये O2, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 तो है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो ये असंतुलित। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के भाग की तरफ। उनके कितने भाग हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हल्का मिस्टेक हो चुका था, तो इसलिए हमने इसे क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए बता रहे हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के सभी भाग हैं जो एक लाइन से अब हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक बोल रहे हैं, संतुलित संतुलित समीकरण के ये सब क्या हैं, भाग हैं। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो आइए देखते हैं। तो जिसमें पहला भाग संयोजन। तो आप जानते हैं कि पहले संयोजन क्या होता है। संयोजन अर्थात जो संयोग से मिले, अर्थात कोई 2 लोग आपस में मिलकर एक नए चीज का निर्माण कर दे, इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन। संयोजन, जैसा कि हमने आपको दिखाया संयोग प्लस जन। अब आप जानते हैं कि जन का मतलब होता है आदमी, लेकिन यहाँ पर जन का मतलब आदमी से नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो सूत्र का प्रयोग होता है। तो संयोग का मतलब जोड़ना
और जन का मतलब सूत्र। तो मतलब जिसमें दो सूत्र आपस में मिलकर एक नए सूत्र का निर्माण करें, अर्थात एक नए पदार्थ का संयोग करें, नए पदार्थ को बनाएं, इस प्रकार की अभिक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए परिभाषा अब कैसे लिखेंगे पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं। जैसा है, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बनाया? सल्फर डाई ऑक्साइड। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर संयोग करके जोड़ा बना करके एक जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड आपस में और जल आपस में ये दोनों संयोग करके बनाते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? कैल्शियम डाइऑक्साइड। हाँ, तो इसी प्रकार के क्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप इससे बहुत भली बात परिचित होंगे। जैसे अभी एक लड़का हो एक लड़की, दोनों को शादी करा दी जाए, दोनों की क्या करा जाए? शादी। तो अब जब शादी हो गए तो पहले ये एक लड़के अलग थे, लड़की अलग थी। अब लड़की लड़के के घर वालों के नाम से जाने लगी, तो एक नया चीज़ बना, नया रिश्ता बना, रिलेशन बना। दो परिवारों को एक होना पड़ा ना, जिससे कोई संबंध आज तक नहीं था, लेकिन शादी होते ही दोनों परिवार अब एक हो गए। तो इसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है। आइए चलते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जस्ट उल्टा संयोजन में जुड़ता था, वियोजन में अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है, बिछड़ते हैं इसमें। जैसे एक हिंदी में आप पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार रस, अर्थात जहाँ पर एक प्रेमी दूसरे अपनी अर्थात प्रेमिका से बिछड़ जाता है, उसे कहते हैं वियोग रस। उसी प्रकार से है वियोजन अभिक्रिया, अर्थात जब किसी एक पदार्थ को तोड़ते हैं ना, किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई एक पदार्थ आपके पास था या एक यौगिक आपके पास था, उसे जब हमने कई खंडों में तोड़ दिया, जोड़ दिया, मरोड़ दिया, तो क्या हुआ? वियोजन हुआ, अर्थात वे अपने मित्रों से बिछड़ गए। तो जब बिछड़ गए तो उसी को कहते हैं वियोजन, अर्थात बिछड़ने की ही प्रक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। हमने बताया आपको, जैसे एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और दोनों अलग हो जाएं, तो वियोजन होता है, वियोग हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। किसी प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया ना। आइए एग्जाम्पल, जैसे CaCO3 अर्थात कैल्शियम, हाँ, CaCO3। अब जब दोनों आपस में इसे हम तोड़ते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात बिना बुझा हुआ चूना। क्या बनता है? CaO, जो हम लोग अपने घर पर पेंट करने के लिए ले आते हैं चूने को, वही चूना है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। इसी प्रकार से जब AgCl को तोड़ते हैं तो बन जाता है Ag और Cl2। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, तो विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं क्या होता है। विस्थापन उसे कहते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में क्लास 10th में पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन, अर्थात जो ज़्यादा ताकतवर होता है वह उसे मार कर, पीट कर, भगा कर उसके स्थान पर अपनी जगह कायम कर लेता है,
तो उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन। अर्थात अब विज्ञान के भाषा में आए तो जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर देती है, अर्थात भगा देती है, मार पीट के उसे भगा देती है, कहती है चल हट, मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तेरे स्थान पर मैं आऊँगी। तो वही, तो जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये है Fe अर्थात आयरन प्लस कॉपर, हाँ, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब आपस में संयोग करते हैं तो देखिए ये जो आपका पहला होता है ये प्लस का होता है, ये भी प्लस का, ये माइनस का ना, क्योंकि ये पहला जो होता है प्लस, तो इसमें ये पहला है ना, ये तो दूसरी है, तो इसमें ये पहला, तो इसलिए ये प्लस और दूसरा माइनस। तो जो प्लस होता है हमेशा माइनस की तरफ, जैसे लड़के जो होते हैं अधिकतर लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और लड़की जो होती है लड़कों की तरफ, तो इसी प्रकार से इसमें होता है, हमेशा मतलब विपरीत होते हैं, जब भी क्रिया होगी तो विपरीत होगी। तो ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले से क्रिया करेगा तो बनेगा FeSO4 प्लस, और ये जो सेकंड है ये फर्स्ट पड़ा है तो ये कॉपर विस्थापित हो जाता है ना, कॉपर को भगा देता है। आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को क्या करता है? भगा देता है। इसी प्रकार देखिए लेड Pb और CuCl2, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस वाला इससे क्रिया करके अर्थात PbCl2 अर्थात लेड क्लोराइड बनाएगा और प्लस कॉपर को विस्थापित कर देगा ना। और हमने बताया इधर वाली अपक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पाद, और इधर वाली अपक्रिया को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक बाएं वाले साइड को और उत्पाद दाएं वाले साइड को। आइए चलते हैं इसी प्रकार से अपने अगले पर, अर्थात चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है आइए देखते हैं। पहले आप सिंपल एग्जाम्पल से समझिए गांव की तरफ। जैसे अभी आप दो मित्र हैं, क्या हैं? दो मित्र हैं ना, ये अपने वाले को याद कर लीजिए। दो मित्र हैं और आपस में आपका क्या हुआ? झगड़ा हुआ किसी बात के लिए। क्या हुआ? किसी बात को लेकर आपके बीच में झगड़ा हो गया, अनुबंध हो गया, आप दोनों में अब पटना कम हो गया। तो क्या हुआ? झगड़ा हो गया। तो आप कहेंगे चल तू अपने घर चल, मैं अपने घर चलता हूँ, हम दोनों में बैठती नहीं, तो इसलिए जा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँ। तो यही अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन। अर्थात अगर हम केमिस्ट्री के भाषा में आए तो जब अभिकारक अपने आयनों की जब अभिकारक अपने आयनों की आपस में अदला बदली करने लगे, क्या करते हैं? आपस में अपने आयनों की अदला बदली करने लगते हैं, तब इस अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, अर्थात ये आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ भाग जाएगा, दूसरा उसके साथ भाग जाएगा, यही अभिक्रिया होती है इसमें। द्विविस्थापन का मतलब इसमें दो लोग रहते हैं। द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब विस्थापित करना अर्थात अदला बदली करना। द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब अदला बदली करना। अर्थात जब दो लोग आपस में ना पटे और वे एक दूसरे से अदला बदली कर लें, अर्थात जो उसका पड़ोसी हो उसके साथ, वो उसका पड़ोसी वो उसके साथ, तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो केमिस्ट्री में अर्थात आपके बोर्ड पेपर में कैसे लिखा जाएगा, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि हर साल बोर्ड में आता है। तो जब अभिकारक अपने आयनों की आपस में अदला बदली करने लगते हैं, तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको पीछे प्रतिस्थापन में बताया, विस्थापन में बताया क्या? पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस। तो हमने आपको क्या बताया? प्लस वाला हमेशा किसके तरफ भागेगा? माइनस की तरफ। किसके तरफ? माइनस की तरफ। तो इसी प्रकार से देखिए
ये सोडियम जो है ये भाग जाएगा NO3 के पास ना, और जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा NaNO3। देखिए NaNO3 क्या बना, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट क्या बना, NaNO3। इसी प्रकार से ये देखिए AgCl के साथ भाग जाएगा, क्योंकि प्लस पहले फिर माइनस, तो AgCl बना, क्या बना, AgCl बना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं दूसरा, जैसे Na2SO4 और BaCl2। हमने क्या बताया, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये प्लस अर्थात सोडियम क्लोरीन के पास जाएगा तो बन जाएगा देखिए 2NaCl, और ये बेरियम सल्फर डाइऑक्साइड के पास जाएगा, बन जाएगा बेरियम सल्फर डाइसल्फाइड। हाँ, तो आपको यह समझ में आया होगा। और फिर से जब तीर जिसके तरफ होगी अर्थात राइट हैंड साइड को उत्पाद और लेफ्ट हैंड साइड को अभिकारक कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी। क्या है, ऊष्माक्षेपी, बहुत ही अच्छा है। ऊष्माक्षेपी जैसे है उसी का उल्टा जस्ट ऊष्माशोषी। सोचिए, इसमें ये परिभाषा याद करने में बहुत आसानी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हमेशा इसमें क्या हो रहे हैं, उल्टे ही हो रहे हैं लगभग ना। तो ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है। क्षेपण अर्थात छोड़ता है, अर्थात भाग जाता है छोड़ छाड़ के। जैसे अभी जब हम चूना ले आते हैं, जो घर वाले पे पेंट किया जाता है, चूना ले आते हैं, जब उसे हम पानी में डालते हैं तो उसमें से देखिए ऊष्मा बहुत तगड़ी निकलती है, बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है। अभी हम जिसमें उस चूना को भिगोए हुए हैं उसके आरी बगल जब स्पर्श करते हैं, आसपास जब उसके स्पर्श करते हैं तो पूरा पात्र जो होता है वो एकदम गर्म होता है। ऊष्मा मतलब वो क्या कर रहा है, ऊष्मा बाहर निकाल रहा है। तो जो ऊष्मा को बाहर निकाले अर्थात क्षेपण कर दे, छोड़ दे, त्याग दे, उस अभिक्रिया को ही कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आया समझ में। तो ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा का छोड़ देना, बाहर निकाल देना, उस क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि H2+O2 को जब मिलाया तो हमने जल बना, फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये क्या है, ये सब गैस है, सब उड़ जाएगा ना। फिर CH4+2O2 को मिलाया, CO2 अर्थात CO2+2H2O प्लस ऊर्जा देखिए बाहर जा रही है, और ये देखिए 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जब क्रिया करता है, और ऑक्सीजन तथा जल जब क्रिया करती है तो 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर जाती है। समझे ना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसी को कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऊष्माशोषी पर चलते हैं। देखिए जस्ट उल्टा। क्षेपी मतलब त्याग देना, शोषी मतलब ग्रहण कर लेना। शोषी मतलब ग्रहण करने, शोषण कर लेना, अवशोषित कर लेना ना। तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा प्लस शोषी, शोषी का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, अपने अंदर खींचा जाए, ग्रहण कर लिया जाए, इसी प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर NO बनाता है। हाँ, और इसमें क्या होता है 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, अंदर ग्रहण की जाती है, तब जाकर ये 2NO बनता है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल आपका है, जैसे PCl5 प्लस ऊष्मा। देखिए ऊष्मा ये अभिकारक की तरफ है अर्थात ग्रहण कर रहा है,
ऊष्मा अपनी तरफ खींच रहा है, तो जहाँ ऊष्मा खींचा जाए, ग्रहण किया जाए, उसी को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ना आया समझ में? अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपका है क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, पूरा सबके नाम से स्पष्ट है, सबको हमने इसी प्रकार से बताया, समझाया एकदम बढ़िया से। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? देखिए इसके नाम में है ऑक्सी अर्थात ओ सी, ऑक मतलब ओ, और सी करण, करण मतलब ग्रहण, मतलब जिसमें ओ को ग्रहण किया जाए। ओ अर्थात आप समझ गए होंगे ऑक्सीजन, हाँ, तो जिसमें ओ को ग्रहण किया जाए अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए, इस प्रकार की ही अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सी, ऑक्सी अर्थात ऑक्सीजन, ऑक्सी ऑक्सीजन, और करण ग्रहण करना, अभिक्रिया मतलब मिलना ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन क्या करता है? त्याग देता है, छोड़ देता है, हाँ, ऑक्सीजन को खींच लेता है अपनी तरफ और हाइड्रोजन को बाहर फेंक देता है, कहता है तू जा वायुमंडल में उड़, मेरे पास मत आ। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल है 2Cu + O2 को गर्म करने पर बनता है 2CO। देखिए ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ? ग्रहण हो गया। जैसे 2Mg + O2 को गर्म करने पर 2MgO अर्थात ऑक्सीजन फिर ग्रहण हुआ। और हमने आपको बताया राइट हैंड साइड में जो रहता है उसे कहते हैं क्या? हम क्या कहते हैं? प्रतिफल या क्रियाफल या उत्पाद। और बाएं साइड जो रहता है उसे कहते हैं हम लोग अभिकारक, हाँ। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन। ये सब नोट पॉइंट रखे रहिएगा, क्योंकि पेपर में जब विकल्पी देता है तो नाम चेंज कर देता है, और जो बच्चे इसे पढ़े नहीं रहते वो क्या करते हैं? ऑप्शन गलत करके चले आते हैं। तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए, हाइड्रोजन को त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, भगा दिया जाए, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अभिक्रिया। कौन सी? आप बताइए कौन सी है? अपचयन। ये आपकी शुरू हुई अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाए। देखिए जस्ट उल्टा परिभाषा हुआ कि नहीं? ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा था। अपचयन में क्या है? ऑक्सीजन को त्यागा जाएगा, भगा दिया जाएगा और हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया जाएगा। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन कम होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है ना। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपका दिया है ZnO + C को गर्म करने पर Zn + CO बनता है। तो अब इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें जो Zn है ऑक्सीजन से क्या हुआ? अलग हो रहा है। देखिए ZnO था तो O इसमें क्या हुआ? अलग हो रहा है। तो देखिए O आ गया आपके कार्बन के पास अर्थात C के पास। तो इसमें ZnO का अपचयन Zn में हो गया। किसमें? जिंक का अपचयन अर्थात जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में हो गया, हाँ, जिंक ऑक्साइड का अपचयन जिंक में हो गया। अर्थात इसने क्या किया? ऑक्सीजन को त्याग दिया। तो जिसमें ऑक्सीजन को त्यागा जाता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है ना।
और कार्बन में ऑक्सीजन आया तो ये उपचयन हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन आया तो उपचयन, लेकिन जिंक में ऑक्सीजन चला गया तो अपचयन। मतलब जिसमें से ऑक्सीजन गया वो अपचयन और जिसमें ऑक्सीजन आया वो उपचयन। तो जिसमें ऑक्सीजन चला जाएगा वो अपचयन अपक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन चला आएगा वो उपचयन अपक्रिया। इसी प्रकार से देखिए 2CuO प्लस H2, तो देखिए Cu से अर्थात कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो ये हो गया अपचयन। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन और ऑक्सीजन आएगा तो उपचयन। और हाइड्रोजन में ये ग्रहण हुआ अर्थात उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण का एक नाम उपचयन होता है। इसे आप बढ़िया से याद रखिए। अब आइए चलते हैं, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम दो नामों से जानते हैं। क्या क्या? अभी जो हमने जस्ट पीछे पढ़कर आया, क्या पढ़कर आया? ऑक्सीकरण और अपचयन, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? अपचयन या अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण को एक नाम से और क्या जानते हैं? उपचयन। आया समझ में? तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। तो जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकरण तथा दूसरा पदार्थ अपचयन होता है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को त्यागा जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए और दूसरी तरफ ऑक्सीजन को त्याग दिया जाए अर्थात हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, अलग हो गया। हमने अभी आपको बताया पीछे, जब ऑक्सीजन अलग होगा तो अपचयन, और जहां ऑक्सीजन ग्रहण होगा तो उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण। फिर से, जहां पर ऑक्सीजन ग्रहण होगा अपचयन, और जहां पर ऑक्सीजन को भगा दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यही है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक, जैसे MnO2 प्लस 4HCl। क्या है? MnO2 4HCl। अब देखिए, ये मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था, इसे त्याग दिया गया। क्या किया गया? त्याग दिया गया और बन गया MnCl2। तो इस अभिक्रिया को अपचयन, ऑक्सीजन जहां त्यागा गया अपचयन और जहां ग्रहण किया गया उपचयन। तो आई होप आपको अब एकदम समझ में आ गया होगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऑक्सीकरण या उपचयन या और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा होती है सेम टू सेम, अगर हम उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिख देंगे तो वही हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अर्थात जिसमें एक तरफ ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए, दूसरी तरफ हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाए, इस प्रकार की अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
अब बढ़ते हैं, अपना लास्ट टॉपिक है जो कि संक्षारण है। क्या है? संक्षारण। नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक है जैसे विकृत गंधिता। तो संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए तथा बचाव के उपाय लिखें। संक्षारण जैसा कि आप जानते हैं, इसको जब अलग करेंगे तो सम प्लस क्षरण क्या होगा? सम प्लस क्षरण। सम मतलब कुछ, अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग निकाले SOME, सम, सम मतलब कुछ, और क्षरण, क्षरण मतलब कम होना, क्षरण मतलब कम होना। तो सम और क्षरण, तो सम क्षरण अर्थात जब हम किसी लोहे के धातु को या जब हम किसी धातु को खुले अवस्था में कुछ दिनों के लिए, हफ्तों, 2 हफ्तों, महीनों के लिए छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं, तो क्या करता है? ऑक्सीजन से नमी लेकर क्रिया कर लेता है और उस पर जंग लगने लगता है, और यही जंग, यही भूरे रंग का जो लाल जंग परत चढ़ जाती है, उसी को कहते हैं संक्षारण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संक्षारण। अर्थात उसमें से कुछ न कुछ उसका क्षरण हो जाता है, हानि हो जाती है, अर्थात लोहा जो चमकदार था वो अब एकदम लाल हल्के भूरे रंग का हो जाता है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ क्षरण हो जाता है, हट जाता है। तो इस अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया या संक्षारित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, इसी को कहते हैं हम लोग संक्षारण अभिक्रिया। ना हो तो आप घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपके पास लोहे की छड़ हो, उसे आप 2 हफ्ते के लिए बाहर खुले में छोड़ दीजिए, तो आप 2 हफ्ते बाद जब उसे चेक करेंगे, उस पर सर्च करेंगे, तो आपको मिलेगा उस पर लाल लाल की परत जमी हुई है। और न लोहे की छड़ हो तो आपके घर साइकिल होगी, साइकिल को लीजिए, उस पर जब बरसात हो या वैसे ही खुले में छोड़ दिया, उस पर पानी डाल दीजिए उसके रिम पर जो होता है, और उस पर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, उसे चलाइएगा मत, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो उस पर लाल लाल रंग की अर्थात भूरे रंग की एक परत चढ़ी रहती है, उसी को कहते हैं संक्षारण। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसे कैसे बचाया जा सकता है? तो बहुत से लोग देखते हो, बहुत से लोगों को आप देखे होंगे कि वो जो होता है रिम पर जब ज़्यादा जंग लगने लगती है, जिसे हम लोग मोर्चा कहते हैं गांव भाषा में, जंग लगने लगती है तो उस पर रिम पर क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं किसी रंग का। तो उस पर जब पेंट कर देते हैं तो उस पर जो होता है पानी का असर अर्थात ऑक्सीजन का असर कम पड़ता है और वह कम क्रिया करती है, और जब कम क्रियाशील हो जाती है तो उसी पे जंग लगना बंद हो जाता है। अर्थात पहला बचाव का उपाय हमने आपको क्या बताया? धातु पर पेंट लगाना चाहिए, अर्थात जो धातु ज़्यादा क्षरित होती है, उस पर जिस पर ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या करें? पेंट लगा दें। दूसरा क्या करना चाहिए? जैसे जैसे आपका लोहे का छड़ अगर मोर्चा लग रहा है, उसमें जंग लग रहा है, तो उस पर क्या करते हैं? रेड मार्क से उस पर पॉलिश कर देते हैं या उसे रोज़ साफ करते रहते हैं। तो उसी को कहते हैं बचाव के उपाय। तीसरा आपका क्या है? नमी से दूर रखें, अर्थात उसे खुले जगह से बहुत ही अधिक बचा कर रखें, तो वो आपका कम संक्षारित होगा। और चौथा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बहुविकल्पी में बन के आता है, तो किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना। हाँ, उस पर कम क्रियाशील धातु को जब परत अर्थात जैसे पेंट कर देते हैं तो वो कम क्रियाशील हो जाता है, तो धातु कम लगते हैं, मतलब जंग कम लगता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, विकृत गंधिता। जैसे संक्षारण का आपको हम एग्जाम्पल दिए एक, जैसे कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस ये जल, कुछ ये जो X है उसके स्थान पर कुछ संख्या होगी, मान लेंगे ना, वो कंफर्म नहीं होता, जब करते हैं क्रिया तब पता चलती है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल,
जब मिलते हैं आपस में तो ये बनाते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पेपर के लिए। खाली स्थान दे देता है, ऐसे ये दे देगा, ये दे देगा, ये खाली स्थान कर देगा इधर, फिर ये खाली स्थान कर देगा, ये कहेगा बताइए इससे क्या बनेगा। तो इस तरह की अपक्रिया आपके पेपर में आती है 2 नंबर की। अगर आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। और हाँ, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इस पर फ्री नोट्स उपलब्ध होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर देना है कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपको ये पूरा लिखा हुआ नोट्स अच्छे से आपको मिल जाएगा। हाँ, और जो उस पर ये परत चढ़ती है उसका सूत्र क्या होता है, ये कभी कभी पेपर में पूछ लेता है बहुविकल्पी में। कभी कभी क्या पेपर में पूछता है बहुविकल्पी में कि जो लाल रंग के भूरे परत चढ़ती है उसका रासायनिक सूत्र बताइए। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 और यहाँ पर X हमने बताया, कोई गिनती होगी H2O। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विकृत गंधिता। किस पर? विकृत गंधिता। तो आप जानते हैं विकृत गंधिता को, बहुत अच्छी से जानते हैं, बहुत भली भांति से आप विकृत गंधिता से परिचित हैं। बस आपको इसे समझने की थोड़ा आवश्यकता था। जैसे कि आप चिप्स का पैकेट लेते हैं, किसका? चिप्स का, कुरकुरे का, टकाटक, टनाटन जो है सब आप लेते हैं ना। उसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है जानते हैं आप? नाइट्रोजन गैस। ठंडे की बोतल में कौन सी गैस होती है? जब उसे खोलते हैं छिक से बोलता है तो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। हाँ, उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। जो ठंडे की बोतल में हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन जो ये चिप्स का पैकेट होता है, कुरकुरे का पैकेट होता है, उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो बहुत ही जो उसमें पदार्थ होता है जो भरा होता है, कुरकुरे, चिप्स, उसे सड़ने से, दुर्गंध लेने से उसे बचाता है। और वही कभी कभी देखिए जब उस पैकेट से वह नाइट्रोजन गैस छेद के कारण किसी कारणवश वो हट जाती है तो देखते हैं उसमें फफूंदी लग जाती है। यही कारण है, इसीलिए जो पैकेट होता है कुरकुरे का या चिप्स का, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है जिससे कि उसे वो क्षरण करने से बचाए, अर्थात खराब होने से बचाए। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की क्रिया के कारण खराब गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे ही हम उस पैकेट को खोलते हैं और उसे हम केवल 5 मिनट के लिए बाहर रख दें खोलकर, और वो ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया करके एकदम नरम हो जाता है और खाने में टेस्टी नहीं रहता। आप कभी सोचे इस बात पर? वो टेस्टी क्यों रहता है? इतने महीने 2 महीने का बना हुआ। हम लोग ऐसे घर भर चिप्स बनाते हैं, उसे से रख दें, आलू का जो चिप्स बनाते हैं वो देखिए ख़राब हो जाता है, फफूंदी लग जाती है अगर ज़्यादा दिन तक वो नमी पा जाए। क्यों वो ख़राब हो जाती है? और ये बना रहता है ऐसे 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीना, 1-1 साल। इसीलिए बना रहता है कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है जो उससे ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देती और उसे दुर्गंध से दूर रखती है, खराब होने से बचाती है। तो इसी प्रकार की क्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। और ये ज़्यादातर वसा जैसे और तेलीय पदार्थों में ही होता है ना। या इसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रीज में रख देते हैं जिससे कि यह ख़राब ना हो। फ्रीज में भी रखा जाता है, जैसे खाना हम लोग बनाते हैं, अगर वह हमें आशंका रहता है कि ये ख़राब हो सकता है तो इसलिए उसे क्या करते हैं? फ्रीज में सेफ्टी के लिए रख देते हैं जिससे कि वह ख़राब ना हो। आई होप आपको विकृत गंधता समझ में
आया होगा। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की क्रिया के कारण खराब गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमें बताइए SMS करके नंबर पर। अब इसे बचने के उपाय क्या होगा? तो खाद्य पदार्थ को प्रशीतक, शुद्ध हिंदी है इसकी, फ्रिज की शुद्ध हिंदी क्या है? प्रशीतक। फ्रिज को हिंदी में शुद्ध रूप से प्रशीतक कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, अर्थात प्रशीतक में रख देते हैं। दूसरा, सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं। तीसरा, खाद्य पदार्थ की पैकेटों में अक्रिय गैस अर्थात नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे कि वह खराब ना हो। अगला, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ को किस में रखना चाहिए? वायुरोधी बर्तन में, जहाँ पर वायु प्रवेश न कर पाए, वायु उसको ना स्पर्श कर पाए, क्योंकि वायु आएगा तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो क्रिया करेगा, क्रिया करेगा तो वो पदार्थ खराब हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से अब ये आपका चैप्टर तो हुआ समाप्त, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के दृष्टि से जो आपको जानना जरूरी है, जैसा कि परीक्षा की दृष्टि से स्मरणीय बिंदु 2024 के लिए। पहला पॉइंट, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। आपके बहुविकल्पी में बन सकता है कि ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसे हम लोग उत्क्रमणीय, देखिए वियोजन अभिक्रिया भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, परिवर्तन है, तो इसलिए दो नाम आ सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से रखिए, वियोजन अभिक्रिया को उत्क्रमणीय और अपचयन अनुत्क्रमणीय ना। तो भौतिक परिवर्तन को सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बनता, ये भी एक नंबर बहुविकल्पी में आ सकता है। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। अगला, जो अभिक्रियाएं ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती हैं ऊष्मीय वियोजन कहलाती हैं। हाँ, और यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जैसा का पॉइंट हमने लिख दिया। एग्जाम्पल PCl5। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह कैसा होता है? तो इसका चिन्ह होता है एक तरफ उधर का एरो फिर एक तरफ इधर का एरो, अर्थात ये दर्शाता है कि जो ये पदार्थ इससे बना है इससे फिर ये बन सकता है आपका। तो यही है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब जैसे मोम को पिघला दे और पिघलाने के बाद फिर हम उसे मोम को प्राप्त कर लेंगे। जैसे बर्फ़ को हमने बाहर निकाल के रखा, उससे जल बना और जल को फिर फ्रीज में रख देंगे, प्रशीतक में रख देंगे तो वो फिर बर्फ़ बन जाएगा। तो उसी को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ेदार वीडियो। आइए देखते हैं अगला क्या है पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2KClO3 को गर्म करते हैं तो 2KCl + C3O2। अब इससे हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उत्पाद से अभिकारक अब नहीं प्राप्त कर सकते, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें अभिकारक पुनः प्राप्त हो जाए तो उत्क्रमणीय, और जिसमें अभिकारक पुनः न प्राप्त हो तो अनुत्क्रमणीय। आया परिभाषा फिर से, जिसमें अभिकारक पुनः प्राप्त किया जा सके उत्पाद से तो उसे उत्क्रमणीय, और जिसमें अभिकारक उत्पाद से पुनः न प्राप्त किया जा सके अनुत्क्रमणीय। अगला क्या है इसका पॉइंट? अगला पॉइंट आपका है, देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ये आपके पेपर में आ सकता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो PbNO3 का होल ट्वाइज। क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइज। अगर आपको कोष्टक लगाकर नीचे 2 दे दिए जाए तो उसे कहते हैं ट्वाइज, अगर 3 दे दिया जाए तो ट्राइज। तो इसी प्रकार से इसे बोला जाता है। तो PbNO3 का होल ट्वाइज। और लास्ट है
इलेक्ट्रॉन का त्यागना, अगर जब जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा उसे कहते हैं अपचायक पदार्थ। क्या कहते हैं? अपचायक पदार्थ। इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो अपचायक पदार्थ, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो आक्सीकारक पदार्थ। क्या? आक्सीकारक पदार्थ। तो आई होप दोस्तों आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइब तक पहुंचा देंगे इस चैनल को, तो आपको इसी तरह हमेशा चाहे जितने सब्सक्राइबर हो जाएं, चाहे जितने व्यूज़ हो जाएं, मैं आपको इसी तरह से फ्री में नोट्स अवेलेबल कराता रहूँगा। आप लोगों के लिए हमेशा इसी प्रकार से मेहनत करता रहूँगा। हाँ, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, और इसी तरह से हम आपके लिए इस तरह से कठिन परिश्रम करते रहेंगे और आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छा नोट्स और वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जी सर, इसी प्रकार से आप हमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका वीडियो प्रोवाइड करें 1 शॉट, जिससे कि हम अपना अच्छे से रिवीजन कर सके और आपके बोर्ड पेपर के लिए ये फेयर एकदम कंप्लीट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप हमें SMS कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और जल्द से जल्द दोस्तों आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि 1K तक आप पहुंचा दीजिए हमारे चैनल को, जल्द से जल्द सब्सक्राइब ना। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, और मस्त रहिए और बढ़िया से इस फेयर को पढ़िए और कंप्लीट कीजिए।